Now we continue from question number 13 F part. Condensation is water coming out of the air. ठीक है ना, आपको पता है कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, वाटर वेपर्स का वापस से या हवा से पानी दोबारा बन जाना कंडेंसेशन कहलाता है। क्या ये गलत है या सही? More things can dissolve in sulfuric acid than in water. क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं पानी से के मुकाबले में भी। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक लिक्विड है और वाटर भी एक लिक्विड है। तो आपको अभी हमने ये बात बताई थी कि किस चीज़ के अंदर पानी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकती हैं, कि सल्फ्यूरिक एसिड में ज़्यादा हो सकता है पानी के मुकाबले में। देन रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन या प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का वो बारिश का पानी होता है, जिसे हम डायरेक्टली पी लेना चाहिए। अच्छा, रेन ड्रॉप्स आर टेयर शेप्ड। क्या रेन ड्रॉप्स या बारिश के जो कतरे होते हैं वो आंसू के शेप के होते हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गेट्स लोअर एज यू गो अप इन द माउंटेन। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे पानी का वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम से कम होता चला जाएगा। यानी ज़मीन में जो है या सी लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे है, जैसे कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे पानी का वाटर लेवल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता चला जाएगा। The amount of dissolved oxygen in rivers and other waterways is an indication of how clean or polluted the water is. पानी की चाहे वो दरिया हो या दूसरे और जितने भी सोर्सेज होते हैं, जितनी ऑक्सीजन मौजूद होती है पानी के अंदर, वो इस बात की निशानदेही कर रही होती है कि पानी कितना साफ़ है या कितना गंदा है, या पोल्यूटेड या क्लीन वाटर की निशानदेही कर रहा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसमें सोच समझ के सारे वर्ड्स को आपने प्रॉपर्ली इन डैश में या ब्लैंक्स में फिल करने। व्हेन द डैश शाइन्स ऑन द डैश, कौन सी चीज़ चमक रही होती है कहाँ पर? जब हम और दूसरी और सरफेसेस पर पानी की जितने भी मेन सोर्सेज हैं, इसके अलावा दूसरे जो गीले सरफेसेस होते हैं, जब डैश जो है उसकी शुआएँ पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है गर्मी की वजह से हवा बनकर वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। किस शक्ल में और उस हवा के अंदर क्या मौजूद होते हैं? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डैश। और जब पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे से एवापोरेट होंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द वाटर वेपर इन द एयर डैश इनटू लॉट्स ऑफ डैश ऑफ वाटर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। बहुत आसान है, ऊपर ऊपर पानी जो है वो एवापोरेट होता चला जाता है, लेकिन जब बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं यानी टेम्परेचर कूल होता है तो फिर कौन सा प्रोसेस होता है? और फिर सारे के पानी वाटर वेपर जो है वो आपस में पानी की डैश बन जाते हैं, कतरे बन जाते हैं। उसके बाद दिस वार्म वाटर या मॉइस्ट एयर राइजेस अप इनटू द स्काई। आहिस्ता आहिस्ता गर्म हवा जो है वो आसमान की तरफ राइज करती रहती है। एज द डैश राइजेस अप हाई इन द स्काई द एयर गेट्स डैश। जैसे जैसे हवा के डैश जो है या कोई जो चीज़ है वो आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जाती है तो हवा मज़ीद, अब आप ख़ुद बताएंगे कि वो गर्म होती है या ठंडी हो जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस मेकिंग द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर इन द वेपर अ बिग बिगर देयर आर नो लॉन्गर डैश एंड फॉर्म डैश। ठीक है, जाहिर सी बात है कब वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे होते, जब वो बिल्कुल वाटर वेपर्स की शक्ल में होते हैं। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आपस में मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ जाकर प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, तो फिर वो क्या बादल आपको नज़र नहीं आते? तो आप सोच समझ के करिएगा। द क्लाउड्स में बी ब्लोन टुवर्ड्स द लैंड एंड कूल्ड स्टिल फर्दर प्रेसिपिटेशन एज डैश हेल और डैश अकर्स। जाहिर सी बात है जब पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे बादलों की शक्ल में, जब वो बादल हैवी हो जाएंगे तो फिर पानी में ज़मीन में किसकी शक्ल में मतलब मुख्तलिफ़ शक्लों में पानी की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो उस शक्ल में नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस फॉल्स ऑन द लैंड एंड इवेंचुअली रन्स इनटू द डैश। फाइनली क्या होता है कि फिर वो पानी जो है जब ज़मीन की तरफ आता है तो कहाँ पे बढ़ जाता है? जहाँ पे पानी का बेसिक रिजर्वायर मौजूद है, और उसके बाद फाइनली जो है फिर उन रिजर्वायर से दूसरे एक और रिजर्वायर की तरफ कंटिन्यू हो जाता है, और इस तरह से होल साइकिल जो है वो वाटर साइकिल कंटिन्यू रहती है या गोइंग ऑन रहती है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये आपको मैंने भी अलग बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको यानी आपको इस वक्त मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे दूँ सारे क्वेश्चन का, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी या फिर जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो शेयर की उसको बहुत गौर से दोबारा से देखिएगा कि क्या मतलब होता है पोल्यूटेड का, या इसके अलावा इसी बुक के टॉपिक में से कहीं ना कहीं से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि पोल्यूटेड का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ होती है इसका मतलब पोल्यूशन या पोल्यूटेड कहला सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बी पार्ट बहुत सोच समझ के करने वाला है। इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम दिए हुए हैं। पोल्यूटेंट्स का मतलब ये होता है वो पार्ट्स जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं, जो फैला रहे होते हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें लेड आयंस, नाइट्रेट आयंस, पेस्टिसाइड, फॉस्फेट आयंस, ये कुछ आयंस हैं जिनकी मुख्तलिफ कंसनट्रेशन उन्होंने दी हुई है कि ये सब चीज़ें पानी में ऐड की गई हैं या पानी में ये सब चीज़ें मौजूद थी। पानी कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद है इसका मतलब है पानी के अंदर किसी न किसी तरह से पोल्यूटेड चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो रिवर वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड। जब भी आप दरियाओं से पानी जो है वो घरों तक सप्लाई किया जा रहा होता है वो हमें सोच समझ के या उसको मुख्तलिफ टेस्ट करके जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से पोल्यूटेड मटीरियल्स जो हैं वो उससे मौजूद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट के बाद पानी को घरों में सप्लाई किया जाता है। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है, इसका फर्स्ट है विच पोल्यूटेंट वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट इन द वाटर सैंपल। ये जो पानी लिया गया था, एक सैंपल लिया गया था, उसमें लेड आयंस 2.2 ग्राम था, नाइट्रेट आयंस 94.3 ग्राम्स था, पेस्टिसाइड्स 0.4 ग्राम और फॉस्फेट आयंस 50.3। अब आपको ये ग्राम्स में है सारी चीज़ें, ये आपको आराम से नज़र आ रही है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है। अब बस मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, सबसे ज़्यादा कौन सा है? 94.3 नाइट्रेट आयंस। अब आप बाकी सोच सकते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन से आ रहा है, थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है और सबसे कम कौन सा है। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस वाटर सैंपल में सबसे कम कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो मौजूद है। देन विच पोल्यूटेंट वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। अब सबसे ज़्यादा कौन सा पोल्यूटेंट या कौन सा ख़तरनाक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है, वो उसका नाम लिखना है। उसके बाद आप ये बताइएगा कि वेयर द नाइट्रेट आयंस मे हैव कम फ्रॉम। अब इस दरिया के पानी में ये नाइट्रेट के आयंस आ कहाँ से गए? अगर आप अपना पिछला चैप्टर भी रिकॉल करें जिसमें आपने फर्टिलाइज़र्स के बारे में और थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट टाइम कि क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या ज़रूरियात होती है, और इस टॉपिक में भी आपने पढ़ा है कि किस किस चीज़ में पानी जो है वो कहाँ कहाँ से पोल्यूट हो सकता है और कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं इस पर भी फैल सकती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप अपने दिमाग में लेकर आएँ या अपने जहन में थोड़ा सा जोर दें, कौन सी चीज़ें जो हैं वो होती तो हैं कभी कभी फ़ायदेमंद, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो पानी के लिए या जो उसको कंज्यूम करेंगे वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। देन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो हमने पहले भी पढ़ा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे जर्म्स को किल किया जा सकता है। जो आपने वाटर ट्रीटमेंट के 4 प्रोसेस पढ़े थे, 4 या 5 प्रोसेस है, उनमें से एक ऐसा ट्रीटमेंट एक्शन था जिससे जर्म्स को किल किया जा सकता है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर सी पार्ट तक कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।